गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बेसिकली हम दोबारा से एक सेशन अपना लेके आए हैं हिंदू का, जो कि आपका है आज, जो है आपका 18th फैब का है। ठीक है, 18th फैब का सेशन है आपका, तो वो हम लेके आए हैं। एंड देन हिंदू का हमारा सेशन रहता है जो कि बेसिकली हम हर दिन लेते हैं। ठीक है, जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है निशांत मनाली और मैं करंट अफेयर और हिंदू की क्लास अपने इस चैनल में, जो कि मनाली मेड इजी है, ये बहुत ही नोविक चैनल है सर। अभी अभी शुरुआत हुई है इसकी, तो इस चैनल में मैं उसका जो है करंट अफेयर और हिंदू की क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, इफ इन केस आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए तो हम अपनी सीधे न्यूज में आते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा सर, मैं कुछ पेपर जो है पीपीटी के खोल लेता हूँ, जिससे कि मैं कुछ अगर बनाना चाहूँ या कुछ समझाना चाहूँ तो वो मैं पीपीटी के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा सर। चलिए साहब, इतनी बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए इससे पहले देखिए एक केस हमारे पास ये भी है। ठीक है, ये क्या है आपका कि निकिता जेकब को 3 वीक का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मिल चुका है। निकिता जेकब कौन है? दिशा रवि कौन है? आपके शांतानु मुलुक कौन है? ग्रेटा थुनबर्ग कौन है? ये टूल किट केस क्या है? ये सारा का सारा मैंने एक वीडियो है, टूल किट कंट्रोवर्सी या टूल किट केस, उसमें मैंने ये पूरा समझाया है। 25 से 26 मिनट का वीडियो है, आप अभी वो देख लीजिए जब आपको मौका मिलता है, क्योंकि सिंस इस वीडियो से पहले मैंने वही वीडियो रिकॉर्ड किया है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी तैयारी को लेकर, क्योंकि जो मुद्दा इस समय देश में बहुत सेंटर्ड है वो यही है, टूल किट केस और फार्मस इशू। तो डेफिनेटली सर यूपीएससी यहाँ से सवाल निकाल सकता है। ठीक है, तो हमारी सेकंड न्यूज क्या है सर? सेकंड न्यूज है हमारी, ये केस है। ठीक है, एक मिनट जगह जरा कलर चेंज कर ले पेन का, कुछ इंटरेस्टिंग कलर कर ले हम। हम्म, एक मिनट दीजिएगा हमें। चलिए सर, ठीक है। अब क्या है देखिए, ये केस था। ठीक है, एमजे अकबर जी हैं। ठीक है, हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे एमजे अकबर। ठीक है, एमजे अकबर जो है हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। इनके ऊपर एक जर्नलिस्ट ने, जिनका नाम था प्रिया रमानी, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। ठीक है, लेकिन फिर एमजे अकबर जी ने जो है, इन्होंने जो है प्रिया रमानी के ऊपर केस किया और ये बोला कि इन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बेसिकली बात कर रहे थे, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था जो एमजे अकबर जी के ऊपर लगाया था। किसने? प्रिया रमानी जी ने। तो दिल्ली कोर्ट ने क्या किया है, थ्रू आउट अ क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल्ड बाय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर अगेंस्ट जर्नलिस्ट प्रिया रमानी फॉर हर ट्वीट्स एक्यूजिंग हिम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, इन्होंने ट्वीट किए थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाते हुए किस पे? एमजे अकबर जी पे, और इन्होंने जो है क्रिमिनल डिफेमेशन का केस इन पे लगाया था। लेकिन कोर्ट ने इस केस को हटा दिया है और कोर्ट ने जो बात कही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीटी के हिसाब से नहीं सर, प्रीलिम पेपर के हिसाब से नहीं, बट अगर मैं मेंस की बात करूं तो एक केस स्टडी में बहुत काम आ सकता है। द वुमन हैज अ राइट टू पुट हर ग्रीवेंस एट एनी प्लेटफॉर्म ऑफ हर चॉइस एंड इवन आफ्टर डिकेड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि वुमेन चाहे तो जो अपना ग्रीवेंस है वो किसी भी प्लेटफॉर्म में रख सकती है, चाहे वो कितने साल बाद भी रखे। ठीक है, और उन्होंने ये कहा है that she spoke out against Mr. Akbar after 2 decades of the incident in public interest and for the public good। ठीक है, इन्होंने सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक गुड के हिसाब से के ऊपर बात की है। ठीक है, और 20 साल के बाद ये इन्होंने क्लेम किया है या उन पे हैरेसमेंट का जो है ट्वीट किया है। ठीक है, कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया है दैट मिस्टर अकबर इज नॉट अ मैन ऑफ स्टेलर रेपुटेशन ऑन द बेसिस of her testimony and that of senior journalist Ghazala Wahab, who too claimed being sexually harassed by Mr. Akbar। तो मिस्टर अकबर पे ऐसे पहले भी आरोप लग चुके हैं,
ठीक है, गजाला वहाब ने भी इन पे आरोप लगाया था। डिस्पाइट हाउ वेल रेस्पेक्टिव सम पर्सन्स आर इन सोसाइटी, दे इन देयर पर्सनल लाइफ्स कुड शो एक्सट्रीम क्रूएल्टी टू द फीमेल्स। तो सर देखिए, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, कोर्ट का जो जजमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है एक वुमेन के पास पूरा राइट है अपनी आबिती को बताने का, अपनी शिकायतों को किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का, चाहे वो इंस्टेंटली उसे बताए, चाहे कितने डिकेड्स के बाद बताए। और इस केस में जो प्रिया रमानी थी, जो इस केस में प्रिया रमानी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, जो उन्होंने इस केस में प्रिया रमानी है, उन्होंने लगभग 20 साल के बाद इसको ट्वीट किया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा के, किस पे, एमजे अकबर जी पे। और एमजे अकबर ने प्रिया रमानी पे क्रिमिनल डिफेमेशन का केस लगाया, जिसको कि दिल्ली कोर्ट ने जो है स्क्रैप कर दिया है। और ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, ठीक है। चलिए, केस स्टडी था, ठीक है। ये एक छोटी न्यूज देख लीजिए, देख सकते हैं आप, ये क्या देख पा रहे हैं हम लोग, पेट्रोल प्राइसेस जो है राजस्थान में 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुके हैं सर, ठीक है। पेट्रोल प्राइसेस जो है राजस्थान में वो 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो समझिए कि 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल प्राइस, जितना मुझे याद है कि एक टाइम ये प्राइस आपका लगभग हुआ करता था, ये मान लीजिए आप 75 के आसपास, अभी वो 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हमारे पास और क्या न्यूज है फ्रंट पेज में, देखते हैं। और कोई न्यूज है हमारे पास फ्रंट पेज में? और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज हो फ्रंट पेज में? एक मिनट दीजिएगा। नहीं, एक ये न्यूज थी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आते हैं पेज नंबर 9 में। मैंने ऑलरेडी पेज नंबर जो है वो रिकॉर्ड कर रखे हैं, ठीक है। दीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। ये वही है, प्रोबिंग डेटा ऑफ निकिता, ठीक है। तो सर ये देखिए, ये तो पूरा मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है मैंने। एक स्पेशल क्लास ली है करंट अफेयर की, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये जो है इंडिया ने क्या किया है, एक गिफ्ट अनाउंस किया है। गिफ्ट क्या है, इंडिया टू गिफ्ट 2 लाख वैक्सीन, इंडिया टू गिफ्ट 2 लाख वैक्सीन डोजेस टू द यूएन पीस मेकर्स, ठीक है। इंडिया जो है 2 लाख वैक्सीन डोजेस देगा, किसे, यूएन पीस मेकर्स। यूएन पीस मेकर्स से आप क्या समझते हैं सर? आप बताइए कि यूएन पीस मेकर्स से आप क्या समझते हैं? सर यूएन मिशन होता है ना, इंडिया से भी हर साल यूएन मिशन में लोग जाते हैं। यूएन मिशन क्या हुआ, ये यूएन की एक फोर्स है। अब यूएन की खुद की कोई फोर्स नहीं है, यूएन जो अपने मेंबर्स से जो है, जो यूएन के मेंबर्स होते हैं, वो अपनी तरफ से जो है अपनी फोर्सेस का कुछ हिस्सा या कुछ लोग जो है यूएन को देते हैं। और यूएन उन्हें कहाँ डिप्लॉय करता है, कुछ ऐसे इलाकों में, कुछ ऐसी कंट्रीज में जहां पर अराजकता फैली हुई है, ठीक है, जहां पर क्या है, अनस्टेबिलिटी है। तो इंडिया क्या कर रहा है, जो यूएन पीस कीपर्स जो है, उनको इंडिया 2 लाख वैक्सीन जो है गिफ्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिया अनाउंस द गिफ्ट ऑफ 2 लाख डोजेज ऑफ वैक्सीन टू द यूएन पीस मेकर फोर्सेस ऑन वेडनेसडे, ठीक है। ये कब कहा, जयशंकर साहब ने कहा ड्यूरिंग हिज रिमार्क्स एट अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट चल रही थी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन 2532 2020, ठीक है, लास्ट ईयर, noting that the impact of COVID-19 globally and calling for the cessation of hospitalities around the world to help combat the pandemic, ठीक है। हम भी जानते हैं कि पेंडेमिक ने हमें मतलब पूरी तरह से अपनी जगह से स्थिर हमारी स्थिरता जो है वो बिगाड़ दी है, और हमें जो है साथ मिलके इसका जो है निवारण करना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हमारे कुछ अचीवमेंट्स देखी, जो कि अनकैलेंड हमारे अचीवमेंट्स है। हमने अभी ऑलरेडी 25 कंट्रीज को जो है वैक्सीन प्रोवाइड की है अंडर वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंडर। हमने 25 कंट्री को वैक्सीन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, एंड 49 मोर कंट्रीज विल बी सप्लाइड इन द कमिंग डेज। 29 को 25 को हम कर चुके हैं, 49 को हम और करने वाले हैं अंडर दी वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। मैत्री मतलब मित्रता होती है, ठीक है। Feb 9 तक इंडिया ने 62.7 लाख जो डोजेज हैं, टोटल ऑफ 167 में से जो 62 लाख है हमारे पास डोजेस ऑफ हिज वैक्सीन एज गिफ्ट्स, 62 लाख डोजेस
167 में से 62 लाख जो है, देख लीजिए कितना परसेंटेज हो रहा है, हमने गिफ्ट के तौर पे दी है। और बाकी क्या है, बाकी हमने कॉमर्शियल टर्म्स के हिसाब से दी है, मतलब बिजनेस के हिसाब से दी है। जयशंकर साहब ने ये भी कहा है दैट कोवैक्स, कोवैक्स सर एक फैसिलिटी है, ठीक है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है टू डेवलप, परचेज एंड डिलीवर वैक्सीन वर्ल्ड वाइड, वुड नीड टू बी स्ट्रेंथन टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, कोवैक्स के बारे में आप पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने कुछ बात कही सर, इन्होंने कहा कि हमें जो है जो इसके नए नए म्यूटेशन आ रहे हैं या म्यूटेंट्स आ रहे हैं, उस पर सर्विलेशन करना चाहिए। प्लस कोविड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, जो काम की है, हमें आपस में शेयर करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गवर्नमेंट की एक क्रिटिसिज्म है, वो क्या है कि इंडिया ने साइंस से आगे बढ़ के एक वैक्सीन थी हमारी भारत बायोटेक की, जिसका नाम था कोवैक्सीन, उसको इमरजेंसी यूज के लिए हमने ऑथराइज किया, जबकि उसका फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट नहीं आए थे। ठीक है, ये इंडिया के ऊपर बड़ी ही जो है एक आरोप सा लग सकता है या क्रिटिसिज्म हो सकता है। ठीक है, और इन्होंने इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमें जो वैक्सीन नेशनलिज्म है, ठीक है, वो हमें खत्म करना चाहिए। वैक्सीन नेशनलिज्म एंड होर्डिंग ऑफ वैक्सीन, इसका मतलब क्या है सर, कुछ ऐसी कंट्रीज है ना, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वहां पर जनता जो है 100 लोग रहते हैं मान लेते हैं, और आप वैक्सीन मंगा रहे हैं 150, तो क्या कर रहे हैं आप, होर्डिंग कर रहे हैं, आप होर्डिंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए इंडिया में, अगर इंडिया में हम प्याज की कहीं होर्डिंग करते हैं अनियन की, तो क्या होता है, अनियन का प्राइस जो है बढ़ जाता है। वहीं अगर आप वैक्सीन होर्डिंग कर रहे हैं और बची वैसी वैक्सीन कम है हमारे पास, और अगर कुछ कंट्रीज जो है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वैक्सीन परचेज कर रही हैं, उसको होल्ड कर रही हैं, होर्डिंग कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, और जो गरीब कंट्रीज हैं उनको ये नहीं मिल पाएगी। समझ में आया आपका? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जयशंकर ने, ये आपकी ओपन डिबेट थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, वहां पर उन्होंने ये बात की। ठीक है, चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जो इसमें आप देख सकते हैं वो यही है कि हमने इंडिया के जो अचीवमेंट थे उसके बारे में बात की, कि हमने जो है 62 लाख डोजेस जो है अभी फ्री में दी हैं, ग्रांट के तौर पे दी हैं। ठीक है, दूसरा हमने सर क्या बात की, दूसरी हमने बात की सर, अभी हम यूएन को हम 2 लाख डोजेस जो है वो फ्री दे रहे हैं, यूएन पीस मेकर्स को। तीसरी हमारा क्रिटिसिज्म किस बात में हुआ है, चौथा वैक्सीन नेशनलिज्म की बात की है। ठीक है, वैक्सीन नेशनलिज्म की बात की है। पांचवा कोवैक्स को बढ़ाने की बात की है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक आपका मुद्दा है, ये भी देख लेते हैं। ये क्या है ना, कभी से आरोप लग रहा है डोंट सर्टिफाई की बिल्स एज मनी बिल्स। होता क्या है ना, होता क्या है बेसिकली, समझिए होता क्या है बेसिकली, कि जो हमारी लोकसभा है, अगर लोकसभा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मनी बिल की, ठीक है, मनी बिल में क्या होता है, अगर लोकसभा कोई बिल पास करती है किसे, राज्यसभा को, ठीक है, तो राज्यसभा के पास 3 ऑप्शन है, तो राज्यसभा के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि उसको पास कर दो, ठीक है, पहला ऑप्शन तो क्या है कि उसको जो है, 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है कि उसे पास कर दो, दूसरा ऑप्शन क्या है, कोई भी फैसला मत लो, ठीक है, तीसरा क्या है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब राज्यसभा की पावर जो है मनी बिल पे वो रिड्यूस हो जाती है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो बिल को पास मान लेंगे, पहली चीज। 14 दिन के अंदर अगर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बिल को पास मान लेंगे। अगर ये कोई रिकमेंडेशन देंगे मनी बिल में, तो वो मानना नहीं या मानना किसके हाथ में है, वो है लोकसभा के हाथ में। ठीक है, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकसभा की पावर बहुत आ जाती है कहां पर, मनी बिल में। समझ रहे हैं आप इस बात को, क्योंकि मनी बिल को राज्यसभा को सिर्फ 14 डेज में पास करना होता है, राज्यसभा उसमें वोटिंग नहीं कर सकती, और रिकमेंडेशन जो होती है राज्यसभा की, वो लोकसभा मान भी सकती है या नहीं भी मान सकती है। ठीक है, तो दिन का भी इश्यूज है और रिकमेंडेशन की भी इश्यूज है। ठीक है, अब क्या हो रहा है आजकल, बहुत सारे बिल जो है जिसमें लोकसभा चाहती है कि राज्यसभा जो है वो डिस्कशन ना करे, इसकी पावर कम हो जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं लोकसभा में क्या होता है, जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसकी बहुमत होती है, वेरिंग जो राज्यसभा होती है इसमें अलग अलग स्टेट के जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जिस पार्टी की बहुमत लोकसभा में है, जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा में भी रहे। ठीक है, तो इसलिए राज्यसभा का रोल जो है, ज्यादातर सरकारें जो है कम कराना चाहती हैं, सिर्फ अगर राज्यसभा का रोल कम हो गया तो कोई भी बिल, रूलिंग गवर्नमेंट जो है कोई भी बिल बड़ी आसानी से पास करा सकती है।
तो वही करा जा रहा है। आरोप यहाँ पर इन पे ये है कि बहुत सारे बिल जो है वो मनी बिल के तौर पे पास हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको ओम बिरला साहब जो है लोकसभा के स्पीकर, उनको लेटर लिखा गया है। किसने लिखा है? ये लिखा है जयराम रमेश साहब ने। कहा है कि जो बिल है वो मनी बिल के तौर पे पास हो रहे हैं आर्टिकल 110 के अंदर। और आप भी जानते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर जो होती है इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस की वर्सेस डायरेक्टली इलेक्टेड वन, ये यहाँ पर चैलेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि इश्यूज क्या है कि लोकसभा के पास जो है इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अमेंडमेंट्स मेड बाय द राज्यसभा, यही मैंने कहा था, और प्लस 14 डेज का समय होता है। और वो बिल के नाम जो है यहाँ लिखे हुए हैं, एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा। कुछ एग्जांपल क्या है कि यूनिवर्सिटी यूजीसी जो होता है उसको हम हायर एजुकेशन कमीशन में रिप्लेस करेंगे, या हम क्या करेंगे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसको अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब मनी बिल में पास कर रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि गलत है। इसमें प्रॉपर डिबेट नहीं हो पाती है और फैसला जो है वो यूनिलैटरली लोकसभा ही ले लेती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी होती है। ठीक है, तो जो रूलिंग पार्टी चाहेगी वही हो जाएगा ऐसे तो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको। चलिए आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। ये पेंगोंग का इशू, यही मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं बताऊंगा? ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है या मैं बताना नहीं चाहूंगा। पेंगोंग के ऊपर मैंने एक बड़ा ही प्यारा सेशन लिया है। ठीक है, पेंगोंग डिसएंगेजमेंट नाम से। ठीक है, पेंगोंग डिसएंगेजमेंट नाम से। तो वो आप देखिए, पेंगोंग डिसएंगेजमेंट मनाली, पेंगोंग डिसएंगेजमेंट मनाली मेड इजी आप लिखिएगा तो आपको पूरा का पूरा सेशन मिलेगा। मैं आपको दावा करता हूं कि वैसा सेशन साउथ पेंगोंग को जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है पूरे यूट्यूब में आपको मिलना मुश्किल है। ठीक है, चलिए ये एक हमारे पास एक डेवलपमेंट है, एक न्यूज आई है और अच्छी न्यूज भी है, मुझे पसंद है ये न्यूज। पसंद क्यों है? बेसिकली क्या है, जम्मू कश्मीर में जो है फॉरेन एम्बेसडर जो है, फॉरेन जो एम्बेसडर है वो आ चुके हैं। वेडनेसडे को बात हुई थी, तो ये 40 विजिटिंग 24 फॉरेन डिप्लोमेट्स आए हैं हु अराइव्ड ऑन अ 2-day टूर। 2 दिन का टूर है इनका। ठीक है, इनका 2 दिन का टूर है, जिस amid a spontaneous shutdown in Kashmir and alleged detention of recently elected National Conference District Council members in Budgam। ये तो डेवलपमेंट वहां चल रहा है, इससे भी मतलब नहीं है और डिटेंशन में है क्या भी हुआ है ये अलग बात है। अभी क्या हो रहा है, बेसिकली डेवलपमेंट क्या है, ड्यूरिंग दिस विजिट द मेन फोकस ऑफ द एनवॉइज हु आर कमिंग टू जम्मू एंड कश्मीर फॉर द 4th टाइम, चौथी बार आ रहे हैं इन द पास्ट 18 month, was to hear from the elected representative of the urban local bodies, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एंड डीडीसी हेड्स इन श्रीनगर। इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार कुछ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रही है, या सरकार यहाँ पर डेवलपमेंट के काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर इंडियन सरकार यहाँ कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठा रही है या नहीं उठा रही है। ठीक है, तो ये हाई लेवल डिप्लोमेट की मीटिंग यहाँ पर मतलब वो हुआ है, आगमन हुआ है, जो कि 2 दिन के टूर में आया है। ठीक है, अब क्या है, पीडीपी की जो हेड है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ मीटिंग सेलेक्टिव ग्रुप्स व्हाई डोंट यू मीट द कॉमन पीपल। ये बात भी सच है सर, हो सकता है कि जितने भी ये ग्रुप्स हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इससे अच्छा आप कॉमन आदमी से पूछिए कि वहां की परेशानियां क्या है, वो कितना खुश है। तो ये इन्होंने कहा है। बाकी जैसी इनकी मीटिंग ओवर होती है, जैसे ये अपना स्टेटमेंट्स देते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 धाम का प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता है सर? बताइए, इसकी हिस्ट्री पता है आपको या नहीं पता है? 4 धाम के प्रोजेक्ट की हिस्ट्री आपको पता है या नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, और अगर पता है तो वेल एंड गुड। पहले तो क्या है ना सर, 4 धाम क्या है, मैं एक टाइमलाइन खींच देता हूँ, बाकी मैं इसमें कल एक सेशन भी ले आऊंगा। ठीक है, 4 धाम क्या है, डिमांड क्या थी सर? देखिए 2 पक्ष थे। ठीक है, मैं इजी कर रहा हूँ इस चीज को। 2 पक्ष थे। एक पक्ष था कि भाई ये नंबर्स अप्रोक्सीमेटली हैं, श्योर मतलब पूरे एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एक कहता है कि 5 मीटर की रोड होनी चाहिए और एक कहता है 12 मीटर का 2 लेन होना चाहिए। ठीक है, एक कहता है कि 5 मीटर की रोड होनी चाहिए, एक कहता है 12 लेन का 12 मीटर का 2 लेन हाईवे होना चाहिए। ये क्या है, बेसिकली जो 4 होली प्लेसेस हैं उत्तराखंड में, 4 होली प्लेसेस जो है उत्तराखंड में, उसे कनेक्ट करना है। ठीक है, जो 4 होली प्लेसेस हैं उसे कनेक्ट करना है। अब वो 4 होली प्लेसेस कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। जो 4 होली प्लेस हैं आपकी, वो कौन कौन सी है? ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा,
यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। दोबारा बोल रहा हूँ, द चारधाम प्रोजेक्ट intends to connect 4 towns of the hilly state, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है, चार आपको याद होनी चाहिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है, अब क्या हुआ ना इसके बाद, एक मिनट दीजिएगा। अब क्या हुआ इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ कि जो आपकी इन्वायरमेंट कमेटी थी, ठीक है, इन्वायरमेंट जो कमेटी थी, जो इन्वायरमेंट कमेटी थी या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट था, उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट रूल्स के साथ फ्लाउट किया गया है, वो फॉलो नहीं किए गए हैं। तो एनजीटी ने इसमें स्टे लगा दिया, एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसमें स्टे लगा दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटाया और क्या किया, एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी। और हाई पावर्ड कमेटी के जो थे दो ओपिनियन थे, एक ये और एक ये। एक कहने लग गई कि भाई 5 मीटर की रोड होनी चाहिए, जो कि ठीक है, और ये है, और दूसरा कहता है कि 12 मीटर की रोड होनी चाहिए, 2 लेन। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आपका सर्कुलर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट, वो इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है मैं एग्जैक्टली पता नहीं कर पा रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, इन्होंने कहा जो आपका 2008 का सर्कुलर है, जिसमें आपने कहा है कि हिली एरिया में 5 मीटर की रोड ही रहेगी, आप उसे फॉलो कीजिए। इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से इन्होंने ये कहा कि आप जो आपका सर्कुलर है 2018 का, आप उसे फॉलो कीजिए, 5 मीटर की जो रोड है उसे फॉलो कीजिए। लेकिन फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रोल बीच में आया। इन्होंने कहा सर जब ये 2018 का सर्कुलर निकाला था मिनिस्ट्री ने, तो इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को कंसिडर नहीं किया था। और ये जो 4 होली प्लेसेस है हमारे, ठीक है, अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्ट्रेटेजिक रोड्स की तरह भी काम आ सकते हैं, और इससे मिलिट्री मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्विक हो सकता है। मिलिट्री के ट्रक्स और बंकर्स, बहुत ट्रक्स जो होते हैं, गाड़ी जो होती है बहुत हैवी होती हैं, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि 12 मीटर की रोड बने और 2 लेन बने। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि इनका ये कहना ठीक था कि पहाड़ में 5 मीटर की रोड बननी चाहिए, जिससे ही खतरा कम रहता है लैंडस्लाइड का, फ्लड का। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रहा है कि सर जब भी ये सर्कुलर आया था, इन्होंने जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखा था। तो विवाद चलता रहा और 2020 में नया सर्कुलर आया जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी को इंक्लूड किया गया, एंड देन जो आपका ओपिनियन था सेकंड, वो माना गया। जो आपका सेकंड ओपिनियन था 12 मीटर की रोड, वो मानी गई। ठीक है, अब जो आपकी हाई पावर कमेटी थी उसमें जो मेजोरिटी मेंबर्स थे वो इसके साथ में थे, और जो माइनॉरिटी मेंबर्स थे वो 5 मीटर की रोड कहते थे, और जो इनका चेयरमैन था वो भी माइनॉरिटी जो थी इनके साथ ही था। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ है कि 12 मीटर की रोड जो है बन रही है। ठीक है, ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है। इन्वायरमेंट कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को मना कर दिया, बोला ये बहुत ही फ्रेजाइल है, इससे क्या हो सकता है कि पहाड़ में दिक्कतें आ सकती हैं, भूस्खलन, फ्लड, ये सब की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, और इसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया है। एनजीटी ने इसमें स्टे लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटाया, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई। उसके दो ओपिनियन थे, एक ने कहा कि भाई आप बनाओ 2 लेन रोड, दूसरे ने कहा आप बनाओ 5 मीटर रोड। ठीक है, और ये ऐसा क्यों कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है उसका 2018 का सर्कुलर है कि हिली एरिया में 5 मीटर की रोड ही बननी चाहिए, और जो ये लोग हैं जो कम मात्रा में हैं जो कह रहे हैं 5 मीटर की रोड बनेगी, ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बीच में आया, उन्होंने कहा कि सर जब भी ये 2018 का सर्कुलर आया था, इन्होंने जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान नहीं दिया था, तो उसको ध्यान रखते हुए हमें जो है 2 लेन हाईवे बनाना चाहिए, जिससे कि आर्मी के ट्रक्स भी वहां स्मूथ मूवमेंट कर पाए। तो एक सर्कुलर अमेंड किया गया और 2020 का नया सर्कुलर आया जिसमें कि 12 मीटर की रोड को जो है माना गया। और अभी क्या न्यूज है हमारे पास, अभी न्यूज ये है कि लिंक कह रहे थे कि चार धाम जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से ये फ्लड आया है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने डिनाई किया है कि कोई लिंक नहीं है इसका। ठीक है, चार धाम के ऊपर मैं एक स्पेशल सेशन भी ले आऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल जितना बड़ा है वो तो देख लीजिए। चलिए एक ये देखते हैं न्यूज। ये न्यूज क्या है, गवर्नमेंट फाइल्स रिप्लाई इन सुप्रीम कोर्ट। ये क्या चीज है सर, ठीक है, ये क्या चीज है आपकी, ये चीज ये है कि
सेंट्रल के पास ना, सेंटर के पास एक एक्ट है, वो एक्ट क्या है, आईटी एक्ट 2000, ठीक है। Offense pertaining to social media intermediaries are statutorily defined by Parliament. The field is occupied by a central act, he said. The court will continue to hear the case next week. Mr. Mehta said Parliament has already passed the Information Technology Act, which deals with the social intermediaries. ये मुद्दा कहाँ से आया? ये मुद्दा कुछ नहीं आया, दिल्ली गवर्नमेंट की एक कमेटी थी, ठीक है, पीस एंड हार्मनी की कमेटी थी, जो उनकी दिल्ली लेजिस्लेचर की कमेटी थी, जिन्होंने फेसबुक के एक बड़े अधिकारी को जो है समन किया, उनसे पूछा कि फेसबुक ने का रोल क्या था, जो दिल्ली में वायलेंस हुई थी उसमें फेसबुक का रोल क्या था। तो उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी इन्होंने, उनका नाम था अजीत मोहन साहब ने कोर्ट में याचिका दायर की, और देन सेंटर का रिप्लाई भी आया कि ये मैटर जो है सेंटर एक्ट के अंदर आता है, स्टेट की कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, एक मिनट दीजिएगा। थोड़ा समय दीजिएगा, आज थोड़ा जल्दी क्लास में ले रहा हूँ या बहुत तेज तेज ले रहा हूँ सर, समय थोड़ा कम है। रुकेगा। ये देखिए, यूएस विल पे ओवर $200 मिलियन जो है टू WHO। आप भी जानते हैं कि सर ट्रम्प ने, जो ट्रम्प साहब थे, ट्रम्प साहब ने क्या किया, ट्रम्प साहब ने यूएस को जो है WHO से बाहर किया, और उन्होंने कहा WHO को, उन्होंने WHO को क्या कहा था, उन्होंने कहा था WHO को आपका उन्होंने कहा था WHO को, एक मिनट दीजिएगा, वर्ड उन्होंने कहा था, ही कॉल्ड WHO अ पपेट ऑफ चाइना, चाइना का वो एक खिलौना है, ये कहा था। ये कह के उन्होंने WHO को से जो है यूएसए को बाहर निकाल दिया। लेकिन जब फिर ट्रम्प साहब गद्दी पे आए, उन्होंने जो है WHO को जो है दोबारा मान्यता दी, ठीक है। और अभी क्या किया है, रीसेंट डेवलपमेंट किया है कि इन्होंने $200 मिलियन जो है एट द एंड ऑफ दिस मंथ जो है WHO को देने की घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट जो है इट इंटेंडेड टू पे ओवर $200 मिलियन इन असिस्ट एंड करंट ऑब्लिगेशंस टू द यूएसए, ये टू द WHO। यूएसए का ये ऑब्लिगेशन था, उन्हें इतने पैसे WHO को देने थे, तो वो हम अगले वीक जो है दे रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हमारा कमिटमेंट है टू इंश्योरिंग द सपोर्ट टू दी WHO, ये हम कमिटमेंट है कि हम WHO को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि हम आगे जो है इसमें रिफॉर्म करने की भी सोच सकते हैं, ठीक है। और WHO में टोटल 15% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, यूएसए का है। इसके अलावा उन्होंने चाइना के बारे में कहा कि जो अभी WHO की एक टीम चाइना में जो में रिसर्च कर रही है कि जो वुहान की लैब से जो है वायरस निकला है या नहीं निकला है, वो इन्वेस्टिगेशन जो है निष्पक्ष होनी चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट जो है सबके सामने आनी चाहिए, ठीक है। अभी अगले मंथ क्या है सर, अगले मंथ क्या है आपका, जो है FATF की मीटिंग है, ठीक है। FATF प्लेनरी वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है, जो कि 21 से 26 फरवरी होने वाली है पेरिस में, वो डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में रहेगा, बाकी उनकी मीटिंग होने के बाद पता लगेगा। 21 से 26 तारीख तक का फेब में पेरिस में ये मीटिंग होगी, जिसे हम कहते हैं FATF प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग। चलिए, ठीक है। और कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास, इसमें नहीं है, ठीक है। आप थोड़ी इकोनॉमी पढ़ लेते हैं सर, एक मिनट दीजिएगा। सबसे बढ़िया आर्टिकल मुझे आज ये लगा, इनका ये कहना है यहाँ पर, यूनियन बजट गुड आइडियाज डॉस्ड बाय बैड टाइमिंग, ठीक है। ये हमारे चीफ स्टैटिस्टिशियन जो हमारे थे पहले, फॉर्मर है इंडिया के, प्रणब सेन जी, ये एक इकोनॉमिस्ट भी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है ना, आप समझिए। आप इस बार क्या हुआ है, इस बार बजट में प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत ही, मतलब पहली बार बजट में ऐसा हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन का वर्ड जो है वो यूज हुआ है। तो ये सेन साहब कह रहे हैं कि मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, मैं इस वर्ड से चिढ़ता नहीं हूँ, लेकिन क्या है, ये समय ठीक नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कब होना चाहिए, जब इकोनॉमी बूम कर रही है। और आप कब कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, आप
चीजों का निजीकरण कब कर रहे हैं? ये आप तब कर रहे हैं जब इकोनॉमी क्या है, रिसेशन में है। ये इन्होंने कहा है। ऐसा क्यों कहा है देखते हैं। इससे क्या होगा? इससे पहली चीज क्या होगी? क्राउडिंग आउट फ्रेश इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है समझिए। ये कह रहे हैं आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स विद प्राइवेटाइजेशन बट आई डू हैव अ प्रॉब्लम विद द टाइमिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इन्होंने ये देखिए क्या कहा है, प्राइवेटाइजेशन इज बेस्ट डन व्हेन इकोनॉमी इज बूमिंग। ठीक है, और अभी क्या कर रहे हैं हम डिप्रेशन, जब हम रिसेशन में हैं तब हम ये कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना, दैट इन्वेस्टर जो है हमारा, वो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो है बाय करेगा, जिससे क्या होगा, जो उसके अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वो उनको ड्रॉप आउट करेगा। इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट के हमारे एग्जिस्टिंग एसेट में आएगा, इस जो कि कहाँ आना चाहिए था, नई एसेट बनाने में आना चाहिए था। समझिए, हमारी एसेट तो नहीं बढ़ रही है, जो लोग बाहर थे वो बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो है खरीद रहे हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है रिकवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई नया इन्वेस्टमेंट थोड़ी आ रहा है, कोई नई एसेट थोड़ी बढ़ रही है, जो था वही हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप पीएसई को जो है आप प्राइवेटाइज करेंगे तो उससे जॉब भी लूज होगी, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा इससे। ठीक है, समझ रहे हैं? और इससे ये इन्होंने इसका एक वर्ड यूज किया है, इट कैन एक्चुअली क्राउड आउट करंट इन्वेस्टमेंट इन क्रिएटिंग न्यू कैपेसिटीज एंड विल होल्ड अप ग्रोथ। समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं जो हम निजीकरण कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है और मुझे इस टर्म से कोई नफरत नहीं है। लेकिन मुझे समस्या एक चीज से है कि ये समय जो है ये ठीक नहीं है, चीजों का निजीकरण करने के लिए या प्राइवेटाइजेशन करने के लिए ये समय ठीक नहीं है। आमूमन क्या होता है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कब करती है? वो करती है जब कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी बूम कर रही होती है। यहाँ पर क्या है कि हमारी इकोनॉमी स्टिल रिकवर कर रही है, हमारी इकोनॉमी स्टिल रिकवर कर रही है, और इस टाइम पे अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं या प्राइवेटाइजेशन करते हैं, उससे क्या होगा, बाहर का नया निवेश जो कि हमारे वहां एक नया एसेट बनाने में काम आता, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, वो क्या होगा, वो निवेश जो है हमारे एग्जिस्टिंग पीएसयूज में लगेगा या वो पीएसयूज को खरीदेगा। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं नई जॉब नहीं बन पाएंगी, कहीं ना कहीं नई जॉब नहीं बन पाएगी, और अगर नई जॉब नहीं बन पाएगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो उनके हाथ में पैसा नहीं आ पाएगा। समझ में आया? इन शॉर्ट अगर मैं एक डायग्राम से बताऊं आपको, इन शॉर्ट अगर एक डायग्राम से मैं बताऊं आपको, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। इन शॉर्ट अगर एक डायग्राम से बताऊं, समझिए कि ये एक कंपनी है पीएसयू। ठीक है, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है पीएसयू, ये फॉरेन निवेशक जो है यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहा है, फॉरेन या हमारा लोकल निवेशक जो है इन्वेस्ट करना चाह रहा है। इनका प्लान है कि हम एक कंपनी खोलेंगे नई। ठीक है, और इनका अनुमान ये है जो हम एक कंपनी खोलने वाले हैं इसमें लगभग 50,000 लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और पीएसयू में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, मान लेते हैं इसमें 1 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। अब अगर जो निवेश यहाँ पर करते और इसको बनाते, अपनी नई बिल्डिंग बनाते, अब ये कर रहे हैं, ये यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, इंस्टेड कहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ पर जा रहे हैं। और जब ये यहाँ पर जा रहे हैं ना, तो जो 1 लाख लोग थे, मान लेते हैं कि इन्होंने किसी को भी जॉब से नहीं निकाला, तो ये 1 लाख लोग को तो जॉब मिल गई, लेकिन इन 50 लाख का क्या हुआ, जब ये चीज ही नहीं बनी तो ये नया एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिला। तो इसका अल्टीमेटली क्या हुआ, 1 लाख एम्प्लॉयमेंट था वो 1 लाख ही रहा। बकायदा होना कितना चाहिए था, 1,50,000, लेकिन वो कितना रहा, 1 लाख ही रहा। इससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया हमने, क्राउड आउट कर दिया। ये समस्या है प्राइवेटाइजेशन करने की। ठीक है, और ये बेड बैंक की बात भी की है। बेड बैंक सर क्या होता है, बेड बैंक बेसिकली क्या है कि जो बैंक का अपना लोन है, वो लोन जो है वो एक बेड बैंक में दे देंगे, और फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट उस बेड बैंक को जो है रिस्ट्रक्चर करेगी। बेड बैंक जितना लोन रिकवर कर सकता है वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रक्चर करेगी। ठीक है, तो ये बेड बैंक का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में नया है, बाहर ये पहले से चल रहा है और सक्सेस भी मिली है। बट अगेन इनका कहना यह है जो बेड बैंक का कॉन्सेप्ट है ये तब लेके आइए जब इकोनॉमी बूम कर रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था बहुत, शायद आज के पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही था। स्टार्टअप मस्ट क्रिएट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, पीएम साहब ऐसा कह रहे हैं। पीएम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म मत देखिए, स्टार्टअप से कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कि आप खुलिए और
थोड़ा कमाइए और फिर चले जाइए, ठीक है, ऐसा मत कीजिए। ये कहना चाह रहे हैं डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू जस्ट वैल्यूएशंस एंड एग्जिट स्ट्रेटेजीज। ऐसा नहीं है आइए और चले जाइए, ये कहना चाह रहे हैं कि आप रहिए, लॉन्ग टर्म तक रहिए और लॉन्ग लास्टिंग इंस्टीट्यूशंस का निर्माण कीजिए, अल्टीमेटली देश इससे ही आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? एमएसएमई में क्या दिक्कतें होती हैं, स्टार्टअप में दिक्कतें क्या होती हैं, उनका मेन ये होता है कि आएंगे, थोड़ा कमाएंगे, फिर बाहर चले जाएंगे। लेकिन क्या है ना, ये चाहते ये हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है, स्टार्टअप आता है, थोड़ा कमाता है, एंड देन अपना स्टार्टअप जो है वो किसी और को बेच के चला जाता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये कह रहे हैं कि आप रहिए, स्टैब्लिश कीजिए अपने आप को, एक लॉन्ग लास्टिंग इंस्टीट्यूशन का निर्माण कीजिए, और ये आपको जो है एक बार पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। चलिए, ये एक स्कीम है, गवर्नमेंट ने क्या, कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है, टेलीकॉम के लिए पीएलआई स्कीम इन्वेंट की है। इससे पहले जो पीएलआई स्कीम थी वो किसके लिए थी, वो थी मोबाइल सेक्टर के लिए, और वहां पर जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला। सर पीएलआई क्या होती है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको पीएलआई क्या होती है। मान लेते हैं मैंने कहा कि आप एक दिन में अगर आप, मान लेते हैं मैंने कहा अगर आप एक दिन में 50 किलोमीटर चलेंगे तो मैं आपको 2 बनाना दूंगा। ये मैं आपको दे रहा हूं क्या, इंसेंटिव। अगर आप एक दिन में 50 किलोमीटर चलेंगे तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। हर कोई आदमी एक दिन में 50 किलोमीटर चलना चाहेगा क्योंकि उसे 100 रुपए मिलेगा। तो वही क्या है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब क्या है, जिस जो कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा उससे क्या होगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो पहले टेलीकॉम सेक्टर में जो है, सॉरी जो आपका मोबाइल सेक्टर है उसमें इसने बहुत बूम किया है, और बहुत सारा निवेश जो है हमारे मोबाइल सेक्टर में इंडिया में आया है, ठीक है। और अभी क्या कर रहे हैं, इसको जो है टेलीकॉम के लिए लाना चाह रहे हैं। इंक्रीमेंटल आउटपुट एस्टिमेटेड 2.4 लाख करोड़ एमएसएमई टू गेट अ लेग अप एंड 40,000 जॉब्स में बी क्रिएटेड। इससे क्या होगा, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम अग्रगित होंगे, उसकी तरफ हम बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और इससे अगर हम हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, ठीक है। एक बार ये आर्टिकल पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। आज मैंने जो न्यूज है बहुत जल्दी खत्म की है क्योंकि एक्चुअली मुझे कहीं जाना है अभी, ठीक है। तो बाकी जो है कल का पेपर हम आराम से पढ़ेंगे। चलिए, मीनवाइल स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट।